पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछेंगे। अब हम आगे चलते हैं, और आगे है हमारा जो टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज in an electric field. In an electric field. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम रिलेशन देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी हमें। अगर मैं कहीं पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Uniform electric field means what? Everywhere the field has same strength, means same value. And that's why I'm drawing here the electric field lines parallel to each other. So look at this one. I'm going to say that this is uniform electric field presented by E, and I'm taking to 2 points here. One point is here, one point is here, A and B. So simply, you know that this electric field works from positive towards negative, yeah, away from positive towards negative. It is told by me to you. ये मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब अगर मैं ये प्लस बोल रहा हूं, इधर माइनस बोल रहा हूं, ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे हायर प्लस है और यहाँ पे लोअर प्लस है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं यहाँ 10 कूलम का चार्ज है प्लस, और यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है, तब भी ये 5 इस 10 की तुलना में, दिस 5 इन कंपैरिजन टू 10, इट इज यू नो नेगेटिव। सो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता हर बार, नेगेटिव का मतलब लेस इन रेस्पेक्ट होता। तो अब अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है, तो मुझे यहाँ के से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले हम वो डिराइव करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, आज नई हेडिंग डाल लेते हैं, relationship between electric field and electrostatic potential difference। तो अब यही वाला फिगर की हम हेल्प लिया करेंगे। यहाँ पे आई एम गोइंग टू कंसीडर अ चार्ज Q। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो होती है, आप एक चार्ज लेके इन्फिनिटी से पहले यहाँ आएंगे, फिर एक बार ए तक जाएंगे, एक बार बी तक जाएंगे। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा जब आप इसे ए तक लेके जाएंगे, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा जब आप इसे बी तक लेके जाएंगे, और आपको पता है वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल।
तो मैं ये मान लूं कि ये चार्ज मैंने Q लिया है, उसे मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, वर्क डन by us in bringing a charge Q from infinity to point A will be WA. So VA is equal to WA divided by Q. Same way, in the same way, we can say VB is equal to WB upon Q. So VA minus VB is equal to, it will be WA minus WB divided by Q, and this can be called as potential difference. So potential difference is equal to, this will be the work done in moving from A to B. So this can be termed as equation 1 by S. अब हम अपना पुराना कंसेप्ट लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया Q और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? अनम्यूट करिए अपने आप को एंड टेल मी द आंसर. इफ आई एम प्लेसिंग two chats are there. Okay. Tell me, if you are putting a charge Q in an electric field E, what will happen? Unmute yourself and answer it. Gauri. So they will experience force. It will experience force towards, if this is positive, what will be the direction of force? Towards E. Attraction. Towards E. And what will be the amount of that force? 1/4 pi epsilon naught into QA QB upon R. Here is not QA QB. Here only one electric field is given and a charge is given. So जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया तो आपको मैंने क्लियर कट बताया कि भाई कूलम्स आए तो उन्होंने कहा कि आपके पास दो चार्जेस हैं और फोर्स का ये फार्मूला रहा. फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप कहते हैं चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला लेके आते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लाया गया? भाई हमारे पास तो फोर्स निकालने का एक फार्मूला ऑलरेडी था. तो बात ये थी कि थियरी ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा था कि किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस रख देते हैं तो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब सबका फील्ड निकालो, सबको ऐड करो और तब जाके आपको नेट फोर्स आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ये था कि अगर कोई मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे तो मुझे पीछे की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है कि उसको दो चार्ज ने बनाया कि उसको 2000 चार्जेस ने बनाया. इट इज नॉट नीडेड बाय अस टू डू द फर्दर प्रोसीजर्स. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मुझे चार्ज पता है तो फिर मैं सीधे चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करके वो फार्मूला निकाल पाऊंगा. सो द फोर्स इज इक्वल टू Q into E. अभी ये वाला E आपको पता है ना, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. तो Q1 होना चाहिए, Q2 होना चाहिए. अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए वहां पे 2000 चार्जेस हैं तो क्या हम 2000 बार Q1 Q2 करेंगे क्या? तो इससे बेहतर है कि आपको कोई E बता दे.
ये उसके ऊपर है कि उसने ई कैसे कैलकुलेट किया, ये हमारे क्या बोले डिस्कशन का मैटर नहीं। उसने मुझे ई बता दिया, अब मैं सीधे फोर्स निकाल लूंगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और ये फोर्स ये खुद फील करेगा, ये अपने आप फील करेगा, और इसके चलते वो यहां से अगली जगह तक चला जाएगा, यानी ये वाला चार्ज ए से बी की तरफ मूव करने लगेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो अभी देखिए, इफ वी प्लेस a charge capital Q, sorry, small q at A, it will experience a force F is equal to QE along the field. And hence moves towards B. Now, if I'm going to consider the distance between A and B is delta x, then what will be the work done? Then work done by electrostatic force in moving from A to B. QE into delta V. Very good. So again we can write delta W is equal to F into what is the distance or displacement? Delta X. And we know the value QE into delta X. This is the work done by electrostatic force. And this is the work done. If I'm going to get the work done here, it will be Q into delta V, and this is the work done by us. Here it's written. Okay, so we can say that the amount of these two works are equal, but one is done by us and another is done by the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये एक दूसरे के निगेटिव होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं तो QE into delta x is the work done by force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैं अपने वाले फोर्स को जो कि Q into डेल्टा V है, अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये मेरे फोर्स की बजाय मैंने जिसके अगेंस्ट किया हो, अब आपका Q कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा X. E is equal to माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा X. तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन E can be written as limit delta x tends to 0 delta V divided by delta x is equal to, सॉरी माइनस भी रहेगा, माइनस dV by dx। और आपको पता है dV by dx करने को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको ऐसे बोला जाता है माइनस ग्रेड वी। ये जब आप हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ समथिंग टेकन रेशियो विथ चेंज ऑफ टेकन रेशियो विद द चेंज ऑफ डिस्टेंस। आपने इससे पहले भी 2-3 चीजें पढ़ी हैं। जब विस्कोसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, विस्कोसिटी वाला, तो वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि नीचे वाली जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई सरफेस होती है, उसका लेयर होता है, उसका स्पीड 0 होता है। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं स्पीड बढ़ती जाती है। एंड देन दो सरफेसेस को आप लेते हैं तो फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ऐसे ही आपका एक जब हीट वाला चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, वहां पे इसे डेल्टा थीटा या डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स कहते हैं। मतलब डिस्टेंस के साथ रेशियो लेने को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर टाइम के साथ रेशियो लेते हैं तो क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। अगर टाइम के साथ रेशियो लिया, अभी आप इसको क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं ये कह दूं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तब आप बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड, और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड आप बोलिए, अगर कैपिटल वी लिया हुआ तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया भाई? अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए जरा। बोलिए। हाँ, यस सर। आ गया। अच्छा, मैं ग्रेडियंट का कुछ और मतलब बताऊं। अगर मान लीजिए अभी तो x है यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि x का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलिए। अब ये हर बार केवल x होगा ऐसा तो नहीं होगा ना। जनरली 3D में तो आपका जो x होता है वहां x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। इसलिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करते हैं तब आप इसको ऐसे लिखते हैं dv अपॉन dr, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, या ऐसे लिखा जाता है ग्रेडियंट, ये है माइनस बाहर लगा दिया जाता है, प्लस ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेल v अपॉन डेल z। ये थोड़ा हायर फिजिक्स हो गई। ये भी d है, डिफरेंशिएशन वाला है, लेकिन यहाँ पे जब x लिया जाएगा तो y z को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। जनरली जब भी कोई बोलता है, जैसे कोई कहता है कि v इज इक्वल टू 3xyz सपोज, और आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए क्या होगा एट अ पॉइंट p which is given by 2, 3 and 2। ये मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछ दे तो हम इसको ऐसे करेंगे। ये सबसे बड़ी बात ये होता है, यहाँ पे आई कैप लग जाता है, यहाँ पे जे कैप लग जाता है, यहाँ पे के कैप लग जाता है। तो एक और चीज आप समझिए, ग्रेडियंट लगाने पे एक स्केलर चीज एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है।
तो अभी आप क्या करोगे भाई, आप लिखोगे ई, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस, और फिर आप लिखोगे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और v की जगह पे क्या लिखोगे 3xyz, और फिर आई कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई 3xyz जे कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड 3xyz के कैप। अब आप ये देखें, आपने कहा कि इसका मतलब होता है सिर्फ x वेरिएबल होगा, y और z क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो ये बन जाएगा माइनस, जो कांस्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाते हैं, तो बचा फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x का मतलब कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे y वेरिएबल है तो x और z कांस्टेंट होंगे, 3 भी कांस्टेंट होगा, तो 3xz बाहर कर लीजिए, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे xy 3 कांस्टेंट हो जाएगा और z का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया i कैप के साथ, ये हो गया j कैप के साथ, ये हो गया k कैप के साथ। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, माइनस y 3 एंड z 2, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 i कैप प्लस ये हो गया x एंड z, तो 4 3 जा 12 j कैप प्लस x y 6 3 जा 18 k कैप, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें आपको डाउट होगा जरूर, कुछ पूछिए। सर ये एक बार आप फिर से बता दोगे जो हाँ बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आपने क्या बोला कि ये हमेशा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है विद द साइन माइनस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर आपने कहा कि मेरा ये वाला चेन छोटा है तो फिर ये किस में हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी क्लियर है? यस सर। ओके। अब अगर ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ तो x लिखा हुआ है यानी 1 डायमेंशन है, आप देखिए मैंने सिर्फ एक ही डायमेंशन लिए ना, सिर्फ x एक्सिस पे ही तो भेजा है मैंने इसे, लेकिन अगर कोई x एक्सिस की बजाय इधर भेज देता जिसके पास ये पॉइंट है मान लीजिए 0 0 0 और ये पॉइंट हो जाता है x कामा y कामा z, तब तो इसके पास x भी होता, y भी होता और z भी होता, है ना? हाँ सर। तब आपको इसे r से प्रेजेंट करना पड़ता और तब आप लिखते वेक्टर e इज इक्वल टू माइनस dv मॉड, लिखे यहाँ पे मॉड ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अब इस r में आपको पता है r क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, r is a position vector and it is given by xi cap plus yj cap plus zk cap, यानी इसमें तीनों x, y और z तीनों आपस में शामिल हैं। अब कैसे शामिल हैं वो ये लिख करके मैंने बता दिया। मैंने ये भी कहा कि ये बहुत हायर कंसेप्ट है, बहुत हायर है, मतलब इसकी जरूरत आपको मुझे लगता है कि अभी 11th 12th में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये टर्म है ग्रेड, है ना, ग्रेडियंट, ये टर्म का मतलब ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है अगर ये समझ में नहीं आया। इसमें बस इतना सा अंतर है, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें बस इतना सा है कि भाई नीचे x लिखा है तो सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी सारे वेरिएबल क्या होंगे
कांस्टेंट होंगे। आपको पता है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है। तो एक साथ 3 लोगों का तो आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, इसलिए पहले में आप x को वेरिएबल मानते हैं तो y z को कांस्टेंट मान लीजिए, दूसरे में आप y को वेरिएबल मानते हैं तो x z को कांस्टेंट मान लीजिए, तीसरे में z को वेरिएबल मानते हैं तो x y को कांस्टेंट मान लीजिए। और देखिए मैंने इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, मैंने कहा मेरा x वेरिएबल है, y z कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे मेरा y वेरिएबल है तो मैंने x z बाहर ले लिया। यहाँ पे मेरा y और x कांस्टेंट होगा, मैंने उसको बाहर ले लिया। ये हो गया और बाद में हमने इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, सर हमने जो वैल्यूज है वो पहले ही क्यों नहीं डाल दी, मतलब जैसे कि हमने 3 जैसे कांस्टेंट बाहर रखा है तो y z की उसी के साथ क्यों नहीं डाल दी थी? लेकिन फिर तो आप यहीं पे रखना शुरू कर दोगे ना। एक्चुअली एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल है ना। तो फाइनल रिजल्ट के बाद आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप y और z की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन फिर आपसे लोग सवाल पूछने लगेंगे कि आपने यहाँ पे y z की वैल्यू तो भर दी, तो चलो x की भी भरो, है ना। और यस जबकि सर। आपने x को यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वेरिएबल। तो अगर आप इतनी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं कि ठीक है ये वेरिएबल है तो मैं इसकी वैल्यू बाद में रखूंगी, देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उठा के दोनों की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे इसकी रख लीजिए, यहाँ पे इसकी रख लीजिए। ठीक है, वैल्यूज रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो वेरिएबल है, आपको पता है वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन, अगर वो अकेले होते हैं तो 0 होते हैं, और अगर वो किसी फंक्शन के साथ होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना। यस सर, ठीक है। ओके, चले। तो अभी ऐसे आप लिख सकते हो, एक और रिलेशनशिप आप देख सकते हो यहाँ से। तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू dv माइनस dv अपॉन dr, और r आपका क्या होता है, वेक्टर लेवल। तो अभी जो dv होगा वो होगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr होगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल में ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी आर। अब आपको कोई कह सकता है कि मैंने एक पॉइंट लिया Q, और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और यहाँ पे V की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे E की, सॉरी नॉट E, अगर इंटीग्रेशन हो गया तो फिर सीधा V हो गया। आप यहाँ पे E की वैल्यू बाई कूलम्स लॉ जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, इसलिए V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E इंटू डी आर, पुट द वैल्यू ऑफ E, व्हाट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर dr। तो जितनी कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर करिए, बदलेगा सिर्फ पोजीशन, इसलिए r is a variable, so you do the calculation, it will be how much, minus into minus 1 upon r. -1 upon r। ओके, तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R। आपको पता है ये माइनस, एक माइनस पहले से भी तो होगा ना, डेफिनेशन ही है ना, माइनस E डॉट डी आर। तो अभी ये कितना हो जाएगा, फिर ये जब माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपने यही तो फार्मूला डिराइव किया था ना इन द बिगिनिंग, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P फ्रॉम अ चार्ज एट डिस्टेंस R इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आप ही ने तो डिराइव किया था, Yes. है ना।
तो आप जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, आज एक नया तरीका आपको मिल गया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं आपको बोलूं, एक कुछ नोट करके अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये बड़े काम का है। पोटेंशियल से मुझे फील्ड मिल सकती है, पोटेंशियल से मुझे वर्क डन मिल सकता है, पोटेंशियल से मुझे एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं यहाँ पर माइनस dV बाई dx करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं इफ आई एम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, अगर मेरे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं, और वो होगा Q इंटू डेल्टा V। तीसरा, अगर मुझे किसी जगह का पोटेंशियल पता है, ये तो दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही है, अगर किसी एक पॉइंट की बात हो रही है तो फिर वहां पर Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V होगी। और चौथा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किसी भी चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा, Q इंटू डेल्टा V, जहां पर डेल्टा V दो पोजीशंस के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं आपको पिछले टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपने डाइपोल का पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल पढ़ा ना? इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना होता है आपने लिखा हुआ भी है, देखिए पलट के, और मुझे बताइए। जीरो 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 होती है, और वो हर जगह पे जीरो होती है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर की वैल्यू कुछ भी होगी, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्लियर है? अब मैं डाइपोल ले रहा हूं, माइनस Q प्लस Q, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक चार्ज ले लो, कितने भी अमाउंट का, ये यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और ये मान लीजिए Q डैश का चार्ज है। आप इसे पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेके जाए। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन हियर इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q डैश फ्रॉम हियर टू हियर? तो ये वाला चलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, है ना। और अगर Q इंटू डेल्टा V लेंगे तो यहाँ पे Vp भी जीरो होगा, Vq भी जीरो होगा, इसलिए डेल्टा V कितना हो जाएगा? बोलिए आप लोग। कितना भाई? P और Q दिख रहा है ना दोनों? यहाँ का मान लीजिए पोटेंशियल Vp है, यहाँ का Vq है। Vp इज इक्वल टू हाउ मच? अनम्यूट कर लो यार। आदित्य, प्रीतिका एंड गौरी, हाँ, बताइए बच्चा। आदित्य, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अरे इंटू Q बाई 10। भाई, अरे भाई, आपने पढ़ा कि ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? Vp भी कितना हो गया? जीरो। Vq भी कितना हो गया? जीरो। इसलिए डेल्टा V कितना हो जाएगा?
0. 0, और Q की जगह पे है Q डैश, इसलिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0. यानी आप कितने भी बड़े चार्ज को यहां से वहां चाहे जहां तक लेके चले जाएंगे, वी हैव नॉट टू डू एनी वर्क. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. ऐसे सारे सरफेस जिनका डेल्टा वी 0 होता है उनको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, सरफेसेस का मतलब सरफेस. तो ऐसे सारे सरफेस जिनका पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाए, हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉरी, जिनके पोटेंशियल सेम हो हम उन्हें कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. तो द सरफेसेस having all points on same potential is called equipotential surface. R का. तो इसका मतलब वो सारे पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए आपने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज है ये, आप यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लेते, ठीक है. अब जो भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की होगी, जो भी उस जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू का वही फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. तो आप अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई स्फीयर कंसीडर करते हैं ऊपर नीचे, तो इस सारे पोटेंशियल, इस सारे पॉइंट्स इस सरफेस के, यानी जो आपने स्फीयर बनाया इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो अगर आप पॉइंट चार्ज लेते हैं तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? क्या शेप है इसका? व्हाट इज द ज्योमेट्री? स्फेरिकल होगा. ओके. अब अगर आपने एक प्लस और एक माइनस लिया, ठीक है, आपने एक प्लस और एक माइनस लिया, तो आपको पता है कि प्लस माइनस लेने से डाइपोल बनता है और बीच में एक ऐसी जगह आती है जहां पर पोटेंशियल 0 होता है. ना तो इसका पोटेंशियल बनेगा, सॉरी, दोनों का पोटेंशियल यहां पर इस लाइन पर हर जगह 0 होगा, ठीक है. तो ऐसे सरफेसेस का जो ऐसे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो यूं बनेगा, ऐसे होगा. लेकिन धीरे 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 ये अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होता जाएगा और बाहर की तरफ फैलता जाएगा, लाइकवाइज ऐसे.
और जहां पे पोटेंशियल 0 हो रहा है वहां तक ये नहीं पहुंचेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एक प्लस और एक माइनस के। अगर आपके पास एक प्लस और एक प्लस है तो फिर ये उल्टा होगा, ये बाहर से सिकुड़ेगा, मीन्स बाहर ये जो सरफेसेस होंगे वो पास पास होंगे और अंदर को क्या होगा, ये सरफेसेस डिस्टेंट होगा। और जो आखिरी वाला होगा वो ऐसे। ये तो ये प्लस प्लस या प्लस माइनस का होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इट विल बी plane. It will be plane. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बनाने के लिए पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूछे गए हैं बनाने के लिए, तो आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, पूछे अगर आपके पास कोई डाउट हो तो। If you have any doubt, तो बेसिकली मतलब जब अभी हमने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनाया, जी हाँ, तो ये अपोजिट क्यों हो गया इस वाले में प्लस प्लस के लिए, ये नहीं समझ आया। देखिए बात ये है ना कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप देखिए, आप ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो खींचना जानते हैं ना, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच के देखिए, मैं अभी आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्लस ले लीजिए और एक क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, और इसकी फील्ड लाइंस खींच दीजिए। ऐसे ही फील्ड लाइंस होती हैं, है ना? तो आपका जो सरफेस होगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये इन्हीं के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा, अगला वाला इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जबकि ये क्या हो रहा है, अपनी कर्वेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए ये इनके